तो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, वो हो गया? यानी आपको ये समझ आ गया ना कि ऑफ द बुक इंटेंजिबल क्या होते हैं। ऑफ द बुक इंटेंजिबल ये था कि भाई ऐसे इंटेंजिबल्स जो रियलिटी में तो एग्जिस्ट करते हैं पर उसकी किताबों में रिकॉर्ड नहीं थे क्योंकि कॉस्ट कैन नॉट बी, पर हाँ जो खरीद रहा है ना उससे तो पूरे पैसे लिए जाएंगे, तो वो जब तक उनको अलहदगी में या सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करेगा तब तक गुडविल की वैल्यू सही नहीं आएगी। और फुल गुडविल पार्शियल गुडविल समझ आता है। और अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई मैंने अपनी एनसीआई को फेयर वैल्यू पे रखा हुआ है तो वो फुल गुडविल है। अच्छा, अब असल खतरनाक जो सामान है वो तो आज से है, इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स। देखो अब तक आपने कंसोलिडेशन सीखी, नेट एसेट्स की फेयर वैल्यूएशन कर ली, गुडविल निकाल ली, फुल थी पार्शियल थी, बैलेंस शीट बनाना सीख ली। अब मैं आपको यह सिखाऊंगा कि अगर पेरेंट सब्सिडरी को कोई चीज बेचे या सब्सिडरी पेरेंट को कोई चीज बेचे तो उसमें क्या आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसी करनी है जो कंसोलिडेशन लेवल पे आप आके खड़े हो जाएं। एग्जांपल देता हूं, आप कह रहे थे कंसोलिडेशन की डेफिनेशन ये थी प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। मैं अगर ये कहूं कि मैंने अपनी सब्सिडरी को कोई गुड्स बेचे, ये बड़ी हाई लेवल बात करूंगा, अगर अभी भी नहीं समझा हाथ क्या रोक के पूछना। अगर मैंने अपनी सब्सिडरी को कोई गुड्स बेचे और मैंने उससे एक अमाउंट कमा ली, सही है, और मैंने उन दोनों को कंसोलिडेट कर लिया, ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने अपने आप से कमाया है। असल कमाई कब होती है? जब हम दोनों मिलके कुछ बाहर बेच दें। यानी अभी मैं सिखाऊंगा वो सभी हाई लेवल बातें कर रहा हूं, पहले इतना सा बताओ, ये समझ आता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक घर है, मैंने अपने भाई को चीज बेची, मेरे अपने भाई ने दूसरे भाई को चीज बेची, कहने का मतलब है ये प्रॉफिट अभी घर में ही घूम रहा है। अगर कोई पूछे इस घर ने कितना कमाया, कुछ भी नहीं, ये तो आपस की कमाई है, एक घर की कमाई है। हाँ, हम सब ने मिलके अगर बाहर बेच दिया उसको तो असल कमाई तो वो होगी ना जो पेरेंट और सब्सिडी बाहर से कमा रहे हो। आपस की कमाई कंसोलिडेशन में कमाई नहीं कहलाती। हाँ, इफ यू लुक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पेरेंट के पेरेंट ने इसको बेच के कमाया, पेरेंट की सेपरेट बुक्स में तो आ रहा है, और सब्सिडी ने पेरेंट को बेचा, उसकी सेपरेट बुक्स में आ रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू कंसोलिडेशन आप ये नहीं कह सकते कि वो कमाई। कमाई कब होगी? जब वो माल ग्रुप के, इसको यूं समझें, मैंने 50 रुपए की चीज 60 रुपए में इसको बेची, कितने का प्रॉफिट कमाया? 10 का। बात सुननी है, 10 का प्रॉफिट कमाया। अच्छा, इसने 70 रुपए की इसको बेची, इसने कितना कमाया? अच्छा, अब तक हम दोनों ने कितना कमा लिया? 20। अच्छा, इसने उठा के 80 की उसको बेच दी, फिर 10 का कमाया, इसने कमाया, पर हम एक ही ग्रुप है तो हमने, ग्रुप ने कुछ कमाया, ये प्रॉफिट यहीं घूम रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, 50 की चीज 80 पे पहुंच चुकी है और ग्रुप के अंदर ही है, तो ग्रुप के अंदर प्रॉफिट कितना है? 30 का भी आ रहा है, जब क्या आना, तो ये 30 को कैसे रिवर्स करेंगे ये सिखा रहे हैं। यानी यू नीड टू लुक एट कि ये दोनों एक ही इदारा है, हम एक ही यूनिट थे और एक ही यूनिट का गेन होना ही नहीं चाहिए। यानी आप ये बात तसव्वुर कर पा रहे हैं कि एक इन्वेंट्री जो ग्रुप के अंदर 50 पे आई थी, मैं लाया था, मैंने इसको बेची 60 की, इसने इसको बेची 70 की, इसने इसको बेची, पर मैं ये पूछ रहा हूं जब मैं कंसोलिडेशन करूंगा मेरी अपनी इसकी तीनों की मिला के, तो ये इन्वेंट्री 80 पे आ रही होगी और प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ हुआ होगा 30 का। अगर आप इसको एक इदारा कहते हो तो क्या एक इदारे के अंदर ये चीज 80 पे होनी चाहिए 50 पे? तो 30 रुपए से इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है, तो 30 से इन्वेंट्री को घुमाऊंगा और 30 से प्रॉफिट को। तो अभी वो कैसे करेंगे वो सिखाता हूं। पहले बताओ ऑनलाइन वाले बच्चों, आप सबकी बेसिक बात समझ आती है? बिल्कुल बुनियादी बात की है कि भाई इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट होती क्या है? आपस की चीजों को एलिमिनेट करना। आपस का प्रॉफिट नहीं होता जब तक वो कहां से कमा लिया जाए? ग्रुप के बाहर से। ये बात है। चलें इस पे एक एग्जांपल बनाते हैं। मैंने ये कहा भाई अगर मैं यहां पे फोकस करूं तो ये हमारा ऑल टुगेदर एक ग्रुप है जिसमें दो एंटिटीज आएंगी, एक होगा पेरेंट, दूसरी सब्सिडरी। अच्छा, ये आपने देखना है कि ये माल ग्रुप के अंदर एंटर कितने पे होगा। सर हमने कहा ये माल ग्रुप के अंदर एंटर हो रहा है 100 रुपये पे, तो आप मुझे बताते हैं पेरेंट एंटिटी ने अपनी किताबों में एंट्री क्या बनाई होगी?
वेरी गुड, इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट, यानी हम ये कह सकते हैं ये ग्रुप के बाहर से खरीदा गया है। अच्छा, हमने कहा भाई ये भी बात समझ आती है, हमने कहा 100 रुपीज से, यानी ये चीज ग्रुप के अंदर 100 रुपए पे आई है, क्योंकि तुम पेरेंट और सब्सिडी को एक यूनिट कहते हो, ग्रुप का हिसाब किताब। चलें आगे, फिर हमने कहा यही चीज उसने उठा के बेच दी आगे सब्सिडी को, तो उसने एक एंट्री बनाई, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, और हम कह रहे हैं ये बेच दी 180 की। सही है। अच्छा, यानी इसको हम यूं भी कर लेते हैं ताकि आपको याद भी रहे, हम कह रहे हैं ऐड मार्कअप ऑफ 50%। सही है। आगे की याद दहानी के लिए चीजें बता रहा हूं कि कैसे करना है इधर। अच्छा, फिर इसने एक और एंट्री बनाई होगी, COGS डेबिट और स्टॉक कितने से, 100 रुपए से। ये हिसाब किताब हो गया, किसकी किताब होगा। अच्छा, मैंने यहां पे देखें आके सेल्स को रिकॉर्ड किया मेरे बच्चों 150 से, ये कितना हो गया 50। अच्छा, मुझे बताते हो ये प्रॉफिट जो है ये किसने कमाया, पेरेंट ने कमाया। कौन सी बुक्स में कमाया, सेपरेट बुक्स में कमाया। एग्रीड। अच्छा, यही चीज उड़ के सब्सिडी की किताबों में चली गई, और सब्सिडी ने यहां पे एक एंट्री बनाई होगी, इन्वेंट्री डेबिट ट्रेड पेबल 150 से। आज हम थोड़ा सा हाई लेवल जाएंगे तो तुम्हारे लेवल पे आके भी तुम्हें कनेक्ट भी कर दूंगा मैं, सुनना। अच्छा, हुआ ये कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, 100% इन्वेंट्री नॉट सोल्ड आउट ऑफ द ग्रुप, यानी मैंने जो सब्सिडी को माल बेचा वो आगे बिका ही नहीं है, 100% सब्सिडी के पास ही है। तो हम यहां पे कह रहे हैं कि सर सेल्स 0, COGS प्रॉफिट। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि ग्रुप के बाहर, इसका मतलब यह है कि ग्रुप के हिसाब से ये सेल नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेशन की डेफिनेशन थी प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। तो भाई सिंगल एंटिटी की तो सेल नहीं दिख रही मुझे। सेल तो तब होती ना जब ये बाहर चले जाती, यानी आप तसव्वुर करें ग्रुप के अंदर आया कितने का, ग्रुप से गया कितने का, गया ही नहीं ना। तो कहने का मतलब ये, फिर ग्रुप में ये 100 पे होना चाहिए। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने अपने आप को बेच के 50 रुपए कमा लिए, तो अपने आप को बेच के इन्वेंट्री 50 रुपए महंगी कर ली, ये तो गलत बात है ना। तो ये नहीं, ये तो हुआ हुआ होगा। सेपरेट बुक्स तो बनती है ना, उसके बाद क्या होती है, कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन में इसको कैसे एलिमिनेट करना है वो सिखाना है, और उससे पहले ये समझना है कि हुआ क्या होगा। आप जरा फोकस करना है, ये बेचा किसने, पेरेंट ने। ऑनलाइन वालों यहां तक साथ, क्योंकि ये बहुत ट्रिक, मतलब ये बहुत ही यहां से ट्रिकी चीजें शुरू हुई हैं। ये ग्रुप में आ गया ना, देखो मैंने हर एक केस पे एक सवाल बनाया है, हर एक केस पे एक सवाल बना के लाया हूं तुम्हारे, ताकि हाथ सेट हो जाए, फोकस बनाए रखना है इधर। अच्छा, आप सुने, अब हमने ये कहा कि यार अब जब तुम्हें हिसाब किताब मिलेगा ना, तुम्हें बैलेंस शीट मिलेगी 2 कंपनीज की। किस किस की, पेरेंट हो गया और सब्सिडरी हो गई। अच्छा, पेरेंट एंटिटी की मेरे बच्चों से तुम्हें बैलेंस शीट मिलेगी ना, इन्वेंट्री 0 आ रही होगी, ट्रेड रिसीवेबल आ रहा होगा 150 का, ऐसा ही है। अच्छा, बाकी भी प्रॉफिट्स होंगे, मैं सारे प्रॉफिट्स को हटा के इस पे फोकस करना सिखा रहा हूं कि उन सब प्रॉफिट्स में ये भी होगा 50 का प्रॉफिट। किसकी, रिटेन अर्निंग में, पेरेंट एंटिटी की। अब थोड़ी माइंड मैपिंग करनी है कि पूरा सोचने का सलीका लाना है अभी, तो गलती कहाँ हुई है वो पकड़ में आ जाए। अच्छा, फिर हमने कहा ट्रेड पेबल 150।
आप लोगों ने क्या किया था, वो इक्विटी वगैरह सारी एडजस्टमेंट्स कर करके ना बैलेंस शीट को प्लस करना सीखा था, ऐसा है? अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे तसव्वुर करें कि अगर मैं यहां पे एक अलग चौरंगी खोलूं और यहां पे लिख दूं ये है कंसोलिडेटेड, क्या है भाई? तो इन्वेंट्री कंसोलिडेटेड में 150 पे आ जाएगी, रिसीवेबल 150 पे आ जाएगा, ये अल्टीमेटली ग्रुप रिजर्व हो जाएगा, और ट्रेड पेबल कितने पे आ जाएगा? अच्छा, जब आप ग्रुप रिजर्व बनाते हो तो शुरू कहां से करते हो? रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट से। इसमें 50 होगा? अच्छा, अब याद देना, आपको याद होना चाहिए कि ये 50 होगा, ऐसा ही है। अच्छा, अब इसमें कुछ मसले, अब तक तो कंसोलिडेशन मुझे आती थी, सिंपल सिंपल करके मैं साइड हो जाता था। अब 2-3 मसले मैं सिखाता हूं आपको क्या है। आपको नहीं लगता कि ये वाला जो रिसीवेबल है मुझे अपने आप से रिसीव करना है, और ये वाला पेएबल मुझे अपने आप को पे करना है? तो जब तक वो सेपरेट थे तो इसको पेएबल है, इससे रिसीवेबल है। अब जब कंसोलिडेशन करोगे ना तो रिसीवेबल को रिसीवेबल से हटा देना। अच्छा, इससे बैलेंस शीट भी टैली रहेगी ना। आपको रिसीवेबल तो वो दिखाने चाहिए जो ग्रुप के बाहर से हैं, जो ग्रुप के, यानी यू आर टेलिंग द पीपल दैट वी आर अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी एंड वॉट एवर वी हैव टू रिसीव फ्रॉम आउटसाइड द ग्रुप। आपस का रिसीवेबल नहीं होता, क्योंकि ग्रुप कैसा, तुम कह रहे हो मैं और ये एक यूनिट है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। सिंगल एंटिटी अपने आप से रिसीवेबल कैसे दिखा सकती है और अपने आप को पेएबल कैसे दिखा सकती है? हाँ, सेपरेट बुक्स की हद तक सही है हिसाब किताब के लिए, पर व्हेन इट कम्स टू अ सिंगल एंटिटी तो हम ये देखेंगे कि ग्रुप के बाहर से कितना लेना है। तो मुझे बताओ, क्या मैं 150 को यहां से उड़ा दूंगा और इस 50 को भी, यानी अभी भी कोई चेंज नहीं करना कुछ। जब कंसोलिडेशन करोगे ना, प्लस कर रहे होगे आखिर में, उसमें से 150 माइनस कर देना, नीचे से भी 150 माइनस कर देना। पहले बताओ, रिसीवेबल पेएबल का मामला क्लियर होता है? अच्छा, इसकी एक डमी एंट्री बना देते हैं जो टॉप साइड एंट्री बनती है, ऐसे ही है, वो ये बनेगी ट्रेड पेएबल डेबिट। अच्छा, कितने से? अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इन्वेंट्री बची है और रिटेन अर्निंग मतलब ग्रुप रिजर्व। अच्छा, अब मैं सोच रहा हूं यार कि ये जो 150 की इन्वेंट्री है, 50 रुपए ज्यादा है, ग्रुप में आई कितने की थी? तो आप तो एक यूनिट समझ लो, ग्रुप की कॉस्ट देखो ना, अल्टीमेट कॉस्ट। अल्टीमेट कॉस्ट का मतलब है जितने पे चीज एंटर हुई थी, कितने पे हुई थी, कितने पे पहुंची हुई है। तो आप तो इसको ऐसे बता रहे हैं कि हमने 150 की खरीदी है और 50 का प्रॉफिट भी कमा लिया, जबकि ऐसा नहीं है। प्रॉफिट तो तब कमाओगे जब ये उड़ के बाहर बिक जाए, अभी तो प्रॉफिट ग्रुप के अंदर ही है। इस ग्रुप के अंदर के प्रॉफिट को हम कहते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्या कहते हैं? अच्छा, अब यूं तसव्वुर करो कि अगर यही 150 की इन्वेंट्री जो आगे सिखाऊंगा, ये उठा के सब्सिडी 180 की बेच देती, तो हमारा वाला 50 और प्लस 30 तीनों रिकवर हो जाता। कहां से? ग्रुप के बाहर से। तो वो जेन्युइन प्रॉफिट कहलाता। अभी क्या वो प्रॉफिट है या अनरियलाइज है? तो कहा यह जाता है कि भाई, मतलब मेरा जो लॉजिक बनाता हूं, मैं हमेशा बच्चों को सिखाता हूं कि आपका जो प्रॉफिट है ना, वो सामने वाले की इन्वेंट्री में जाके चिपक जाता है। अगर ये बात समझ पाओ, आपका जो प्रॉफिट है ना, वो सामने वाली इन्वेंट्री में जाके फिक्स हो जाता है, तो उतने से ही इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो जाती है, उतने से ही आपका प्रॉफिट भी। तो इन्वेंट्री को इन्वेंट्री से हटाओ, प्रॉफिट को पूरे 150 से या से 50 से, जितना अनरियलाइज है, जितना। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा ये कि यहां पे एक एंट्री बनाऊंगा। एंट्री ये बनाऊंगा, ग्रुप रिजर्व डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। कितने से? 50 से। देखें, यहां से मैं जब ग्रुप रिजर्व बनाऊंगा ना, तो ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक क्या करूंगा, ये कितना हो गया? अच्छा, यानी आज तक जो आपने अकाउंटिंग की थी, आपको याद है आप ग्रुप रिजर्व बनाते थे, उसके अंदर पोस्ट एक्विजिशन ऐड करते थे, उसके बाद क्लोज नहीं करना, उसको देखना, अपने आपसे सवाल पूछना
कि क्या कोई ऐसी इन्वेंट्री तो नहीं है जो पेरेंट ने किसको बेची हो? वेरी गुड, पेरेंट ने किसको बेची हो? अच्छा, अगर पेरेंट ने सब्सिडरी को इन्वेंट्री बेची होगी तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि वो प्रॉफिट अनरियलाइज है। अगर तो बिका नहीं है, अगर तो बिका, वो प्रॉफिट आपके दिमाग में क्या ग्रुप रिजर्व में होगा? क्योंकि ग्रुप रिजर्व में शुरुआत किसकी रिटेन अर्निंग से होती है? इसके अंदर पोस्ट एक्विजिशन आएगा किसका? सब्सिडरी का। पर आपको याद आएगा इस पेरेंट एंटिटी की कमाई के अंदर जो 50 की कमाई है वो असल में कमाई है ही नहीं ग्रुप के हिसाब से। तो क्या उस कमाई को हटा देंगे? सर उससे तो इक्विटी साइड क्या हो गई? तो यार ये तो इक्विटी साइड कम हो गई तो बैलेंस शीट तो ज्यादा है, तो इन्वेंट्री भी कम की ना। तो अब जब बैलेंस शीट बना रहे होगे तो इन्वेंट्री को मेरी वाली सब्सिडी वाली को प्लस करोगे, उसमें से 50 क्या करना? क्योंकि यही 50 उसकी कमाई उसकी इन्वेंट्री में छुपी हुई थी और यहाँ पे कमाई में छुपी हुई थी। कमाई को कमाई से हटाया, इन्वेंट्री को इन्वेंट्री से हटा दिया। तो क्या अब हम ग्रुप के हिसाब से आ गए? और ये इन्वेंट्री होनी कितने पे चाहिए थी? आ भी कितने पे रही है? 100 पे। और कब तक ये करते रहेंगे? जब तक ग्रुप से बाहर नहीं बिक जाती। पहले बताओ, लॉजिक समझ आती है? पक्की बात है। इसको जल्दी से कॉपी करो अच्छे से, ताकि इस पर हम सवाल करेंगे एक। जी वो कॉन्सेप्ट नहीं है यार, ये ग्रुप के हिसाब से, ग्रुप की कमाई नहीं है तो इसलिए हटा दें। अदरवाइज यू विल बी टेलिंग पीपल के मैंने ये कमा लिया है। भाई जो अल्टीमेट, मुझे बताओ ये एफएस तुम अल्टीमेट मालिक के लिए बना रहे हो ना? हाँ या नहीं? तो अल्टीमेट मालिक को तुम ये कह सकते हो 50 कमा लिए, क्योंकि वो इस कंपनी का भी मालिक है। तो जब एक बंदा इस कंपनी का भी मालिक है, उस कंपनी का भी मालिक है, तो तुम कह रहे हो 50 कमा लिए, जबकि 50 वो बंदा कब कमाएगा? जब ग्रुप के बाहर से कमाएगा। तो यू कैन नॉट टेल हिम ना कि भाई ये मैंने कमा लिए हैं। कमाओगे तो तब जब ये बाहर से पैसे रिकवर होंगे, अभी तो ग्रुप के अंदर ही फंसे हुए, तभी तो इसका नाम क्या है? अनरियलाइज। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। सब मतलब इंट्रा ग्रुप सेल्स का रिसीवेबल एंड पेएबल एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कंसोलिडेट से रिमूव करना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, यही करना है, यही रिमूव करना है। भाई अगर कंपनी की पॉलिसी है कि सब्सिडी को कॉस्ट पे बेचेंगे तो सिर्फ रिसीवेबल पेएबल हटेगा, प्रॉफिट की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। सही है? तो प्रॉफिट आएगा ही नहीं, तो इन्वेंट्री और प्रॉफिट का कोई भंड नहीं होगा। हाँ अगर रिसीवेबल पेएबल हुआ तो वो हटाएंगे। एक अपने आप से रिसीवेबल नहीं हो सकता, अपने आप से पेएबल नहीं हो सकता। टैली तो हो जाएगा ना, पर कंसोलिडेशन शुरू कहां से होती है? प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ, एंड यू आर हियर टॉकिंग अबाउट द एंटायर प्रेजेंटेशन। ऐसे तो तुम इन्वेस्टमेंट को नहीं हटाते, बैलेंस शीट डली हो जाती। तो इन्वेस्टमेंट में असल एसेट लायबिलिटी होते हैं ना, तुम उसको हटा के कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे ले आते हो। फिर एनसीआई की तुम इक्विटी एनसीआई में नहीं डालो, अलग से रखो, तब भी डली हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। स्क्रॉल करें। कंसोलिडेशन के बाद कौन सा चैप्टर पर आना है? मैं डेफर्ड टैक्स कराऊंगा, उसके बाद 15। क्या हुआ? क्यों टेंशन में? हाँ मैं कराऊंगा अक्सर। हो गया यहाँ तक?
अभी प्रैक्टिस करते हैं ना अक्सर। और डेफर टैक्स बाद एक हफ्ते में इंशाल्लाह, एक हफ्ते में इसको क्लोज करें ना। हाँ भाई डन। इसका इस पे कोई ताल्लुक नहीं है ना। अच्छा पिछला पूछा तो भी पूछ। हाँ तो उसका हिस्सा एनसीआई को भी मिलता है ना। इसलिए मिलता है ना क्योंकि कंपनी जहाँ से ये आ रही है उसमें एनसीआई भी पार्टिसिपेंट है ना, तो नुकसान भी उसका, फायदा भी उसका। तुमने उसके नेट एसेट्स में से उसको हिस्सा दिया था, सब्सिडी के नेट एसेट्स में से तुमने एनसीआई को हिस्सा दिया था, तो अब आगे जितने भी गेन्स होंगे वो भी एनसीआई के, जितने भी लॉसेस होंगे वो भी एनसीआई के। तो बात तो फेयर है ना कि आपने अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड की थी ओवर एंड अबव ग्रुप बनाते हुए, तो आप जब कंटिजेंसी को एडजस्ट करोगे या कुछ भी चीज़ एडजस्ट करोगे उसका फिर अल्टीमेट इम्पैक्ट एनसीआई को भी मिलेगा। सही है। हाँ जी ये डन। ओके तो ये तो वो कहानी थी कि आपने, पेरेंट ने बेचा किसको, सब्सिडरी को। आप ये तसव्वुर करें कि व्हाट इफ सब्सिडरी बेचता पेरेंट को। मैं यहाँ पे खाली उसकी एक हल्की सी इलस्ट्रेशन करूंगा, बस वो खत्म हो जाएगा खुद ब खुद। सुने, आप मुझे बताएं, खाली मैं पिक्चराइजेशन करूंगा, इसमें नहीं समझ आए तो हाथ के हाथ मुझसे पूछ लेना, क्योंकि खाली मैं सिर्फ एक पिक्चर क्रिएट करूंगा आपके दिमाग में। इधर देखना, मुझे बताओ, आप लोग ये बनाते हो ना नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, दो जगह बनाते हो, एट एक्विजिशन और एट रिपोर्टिंग डेट। अच्छा मुझे बताओ, शेयर कैपिटल आ रहा होता है और रिटेन अर्निंग आ रहा होता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मुझे ये बताओ कि अगर आप ये जब बना रहे होते हो नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, तो अगर यही चीज सब्सिडरी ने बेची होती तो प्रॉफिट कहां होता, सब्सिडरी के रिटेनिंग, मतलब यहां पे होता। क्लियर है। देखो यही तो सोचने का सलीका सीखना है। रटा लगाना तो भाई प्लस माइनस कर लेना, आ जाएगा आंसर, पहले समझ लो ना कौन सी चीज क्या है। अच्छा यही 50 का प्रॉफिट कमाया किसने, इन्वेंट्री किसकी बुक्स में होगी, पेरेंट की बुक्स में। बात तो वही है ना कि मैंने कंसोलिडेशन में तो इन्वेंट्री माइनस करनी है 50 की, अब चाहे पेरेंट की बुक से करूं माइनस तो 50 होना है। इसका मतलब यह है कि इन्वेंट्री तो इन एनी केस 50 से कम होनी है। अब डेबिट पता है क्या करूंगा, यहां पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक कितने से, यानी आप जब आज तक अकाउंटिंग कर रहे थे तो याद है आप रिपोर्टिंग पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स के बाद क्लोज कर देते थे। आज के बाद क्लोज नहीं करना, देखना कोई ऐसी इन्वेंट्री तो नहीं है जो सब्सिडी ने किसको बेची हो, तो प्रॉफिट किसकी बुक्स में होगा, तो हटाऊंगा भी कहां से, ये तो रहा। तो सर इसका हिस्सा तो दो लोगों में बंटना चाहिए ना, पेरेंट और एनसीआई। तो जब नीचे हिस्से बनाओगे तो खुद ब खुद बढ़ जाएगा, यस पोस्ट एक्विजिशन में खुद ब खुद आ जाएगा ना। तो डिस्ट्रीब्यूट भी कितने लोगों में होगा, तो आप कर भी कितने लोगों में रहे हो, दो लोगों में। तो सर एक एक पंच लाइन बनाते हैं ना, इन्वेंट्री तो कम होनी है, प्रॉफिट उसका कम करना जिसने कमाया है। एग्रीड। तो यानी नेट एसेट्स की वर्किंग अपनी जगह, अगर सब्सिडी ने बेचा तो रिपोर्टिंग डेट से एक और चीज माइनस हो जाएगी अलग से। ये होशियारी नहीं करना कि रिटेन अर्निंग से माइनस कर दिया, रिटेन अर्निंग रिपोर्ट कर देना, अलग से नीचे एडजस्टमेंट कर लेना, तो आपकी रिटेन अर्निंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। एग्रीड है। और अगर यही चीज पेरेंट ने बेची है तो ग्रुप रिजर्व, यूं सिंपल रखो ना, जिसका प्रॉफिट है वहां से रिवर्स होगा, और इन्वेंट्री तो बैलेंस शीट से रिवर्स होनी है। तो दोनों बातें याद रहेंगी, पक्की बात है। अब इसी बेस के ऊपर एक सवाल कर लेते हैं, आ जाओ। क्लियर है।
ताकि मैं ये चाह रहा हूं कि मैं अगर 5-6 एडजस्टमेंट एक साथ करा दूंगा ना तो बिदक जाओगे। हम एक एडजस्टमेंट करते हैं और एक सवाल करते हैं, ताकि आपका एक व्यू क्लियर रहे कि भाई मुझे इसको अडॉप्ट कैसे करना है एग्जाम में। चलो ओके, ये रहा। अब ये मैं इसको भेज भी देता हूं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं इस पेज को। ये बता दें कि ये ग्रुप पे आ गया। अब आ गया होगा, दोनों ग्रुप पे भेज दिया है। भेज दिया, 1 मिनट। अब हम यूफन वाला चला रहे हैं ना, अब आ गया होगा। हाँ जी, टाइम बाउंड होके आपने उसको 10 मिनट में करके दिखाना है। हाँ भाई, गुडविल आ गई। कि भेजा ना ग्रुप पे मैंने। एक्विजिशन तो नहीं, देखो अब ये तो सोचें आप, ये पिक सही किया, अब आपने सबको बता दिया है।
अभी ये लोग जो है ना जलालत के मरहले से यूं छू के निकले हैं। हाँ भाई, गुडविल कितनी आ रही है? आमना कह रही है सर 2 लाख रुपए की गुडविल आ रही है, ऐसा है? yes, 2 लाख रुपए? कहाँ से? कहाँ से लेस कराएंगे? नहीं, रिपोर्टिंग से भी नहीं कराएंगे ना। उसके ग्रुप बन गया तो उसके बाद बन गया ना, बस। उसके बाद तो नॉर्मल लायबिलिटीज़ हैं। ये तो खरीदते वक्त होता है। जब आप ग्रुप को खरीदते हैं ना, तो उस वक्त आप कंटिजेंसी के लिए पे करते हैं, तो उसको अकाउंट फॉर कर लेते हैं। उसके बाद जो लायबिलिटी आती है वो आपके लिए भी कंटिजेंसी है, उसके लिए भी कंटिजेंसी है। नहीं, कौन सा वाला? ये जो मैंने नहीं, उसमें क्या ड्यूरिंग द ईयर आई थी लायबिलिटी? रिपोर्टिंग से नहीं होगा, वो गलत है। रिपोर्टिंग पे नहीं होगी ना, रिपोर्टिंग पे क्यों होगी? रिपोर्टिंग पे भी नहीं आएगी, वो गलत है। वो मैंने नहीं बनाया, मैं बता रहा हूँ। हाँ नहीं, गलत है, वो गलत है। अभी अच्छा हुआ तुमने बता दिया, गलत है वो। रिपोर्टिंग पे नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी ना क्योंकि तुम जब खरीदते हो ना कंपनी को, उस वक्त कोई कंटिजेंसी होती है तो उसको अपनी वैल्यूएशन में डाल देते हो। उसके बाद तो ग्रुप बन गया ना, अब उसके बाद तो उसकी कंटिजेंसी भी हमारी कंटिजेंसी है। तो ये बात जरा याद रखना। नहीं, मिड ईयर आ रही है तो एक्विजिशन पे नहीं आएगी, ना रिपोर्टिंग पे आएगी, ना एक्विजिशन पे आएगी, ना रिपोर्टिंग पे आएगी। नहीं तो ये तो फिर आप वेक्टर लगा रहे हो ना। एड एक्विजिशन है कंटिजेंसी, तो फिर रिपोर्टिंग पे देखना पड़ेगा सेटल हुई है नहीं हुई है। हाँ, 2 लाख आ रही है। ये तो अच्छा हुआ मेरा भाई, ये पूछ लिया। अभी हिसाब अलग होगा उस पर।
नहीं ना, एक्विजिशन पे ही है तो है, बस 2 लाख आएगी। 2.5 लाख तो उसकी आ रही होगी जिसने माइनस करवा दिया। अबे नहीं आएगा ना 84, अभी तो बताया। अबे तो भंगी कंटीजेंसी है ना, उसके लिए भी कंटीजेंसी है, तुम्हारे लिए भी कंटीजेंसी है। वो उस बेवकूफ ने गलत किया हुआ है सोल्यूशन बनाते वक्त। हाँ नहीं नहीं, एक्विजिशन पे तो नहीं था ना। 1 मिनट ना, हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। भाई जो तुमने कल ये इनको क्विज दिया था, तो उसके अंदर वो जो क्या तुमने रिपोर्टिंग से कंटीजेंसी क्यों माइनस कराई है मेरा भाई? अबे तो बेवकूफ़, ड्यूरिंग द ईयर हुआ है तो ड्यूरिंग द ईयर हुआ है तो एक्विजिशन पे नहीं था ना, वैल्यूएशन तो एक्विजिशन पे होती है, उसके बाद सब्सिडरी की कंटीजेंसी मेरी कंटीजेंसी होती है। रिपोर्टिंग में क्यों माइनस कर दिया, उसको सही करो। अबे तो बेवकूफ़, अगर उसने डिस्क्लोज किया हुआ था तो वो डिस्क्लोजर हो गया ना, उसके बाद एक्विजिशन के बाद तो नॉर्मल ग्रुप बन जाता है ना। तुमने भंड मारा हुआ है ना उसमें। अबे मेरे भाई, जब मैं सब्सिडी खरीदता हूँ ना, कोई चीज़ खरीदता हूँ तो उसको वैल्यूएशन में इनकॉर्पोरेट करता हूँ, सही है, और उसके बाद देखता हूँ कि सेटल हुआ या नहीं हुआ। अब उसके बाद हज़ारों केसेस चलते हैं कंपनी के ऊपर, तो उसके बाद वो मेरी कंटिजेंसी होती है, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर लेता, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू एक्वायर दैट कंपनी। एक्विजिशन के वक्त वैल्यूएशन में डाला जाता है, उसके बाद तो जो हुआ वो तो न्यू सीन है। जी, तो आप अगर HBL का ऑडिट करते हो मेरा भाई, तो उसकी जो सब्सिडीज़ हैं उसकी कंटीजेंसी क्या रिपोर्टिंग डेट पे हर को रिकॉर्ड करते हो क्या? नहीं करते ना, डिस्क्लोज ही होती है ना। तो फिर ये पूछ लिया करो जब अनसर्टेन हो तो, उसको भी सही करके लगाओ ग्रुप पे, सही है, ओके। रिपोर्टिंग से माइनस नहीं होगा ना चसी, सही है। और ये इसमें कन्फ्यूजन तो बनाने से पहले पूछा करो मुझसे, सही है, ओके। हाँ जानी, बस सर वो डेटा कर लिया है, बस वो बना। जल्दी। ओ भाई, ऐसी कोई कन्फ्यूजन है ना तो मुझसे डिस्कस किया करो, सही, मतलब पूछा करो। कौन? अबे ग्रुप पे भाई बताता तो हूँ मैं, रिप्लाई नहीं मिलता तेरे को? जो काम का होता है। हाँ नहीं मतलब मिल गया था कल, एक और 20 मिनट होमवर्क आया था ना, उसमें वो डिस्कशन तोतला लिमिटेड डाल दिया था, हासिम मुदीर चल रहा है, तोतला लिमिटेड डाल हाँ, उसने वो कॉपी पेस्ट में गलती कर दी होगी ना। दिया। वो मैंने पूछ लिया था। ये 1 जनवरी को एक्वायर किया ना? ओके, और कितने एसेट्स का फर्क है? लैंड और इक्विपमेंट।
अच्छा, शेयर कैपिटल आपने कहा 750 और यहाँ पे भी आ गया 750। रिपोर्टिंग डेट की आपको रिटेन अर्निंग दी हुई है 895 और वहाँ पे कितना आ जाएगा 545 और अब ये आ गया एक्सेस दी हुई है तो सीधा सीधा ऐसा करते हैं 40, 2 लाख और 40, ये 40 ही आ जाएगा और इसकी लाइफ 10 साल है तो 180 और ये 40 का कितना है भाई 35 आ गया। अच्छा, कोई ऑफ द बुक इंटेंजिबल है? अच्छा, कस्टमर लिस्ट की वैल्यू जो आ रही है आपकी 1 लाख आ गई और वहाँ पे 90 और कंटिजेंसी नहीं आएगी क्योंकि एक्विजिशन पे है नहीं और बाद में भी आई है तो वो तो नॉर्मल कंटिजेंसी है, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो उसकी भी कंटिजेंसी है, हमारी भी। हम तो सिर्फ खरीदते हैं। देखो खुद सोच लो ना, खरीदने के बाद कोई केस आ गया तो वो वैल्यूएशन में तो इनकॉर्पोरेट नहीं होगा ना, वो तो नॉर्मल है। उसकी भी कंटिजेंसी, हमारी भी कंटिजेंसी। वो तो शुरुआत में होता है कि जब हम खरीद रहे होते हैं, उसके बाद कोई सीन नहीं है। अच्छा, अब हमने ये कहा कि भाई इसके बाद आपने क्लेम सेटल करने से पहले वो कह रहा है कि इन्वेंट्री कॉस्टिंग ₹50,000 सोल्ड बाय राजू लिमिटेड। अच्छा, ये पेरेंट है। अच्छा, टू सब्सिडियरी एट अ प्राइस, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मैं इसलिए मोहतात होकर देखा था कि सब्सिडी ने कोई बेचा होता तो मैं रिपोर्टिंग से माइनस करता, तो आपने देखा ऐसा कुछ नहीं है, तो आप यहाँ क्लोज कर सकते हैं इसको। तो एक्विजिशन पे कितना 1675 यही है 1675,000 ओके। और ये 199,000 ओके। और इन दोनों का डिफरेंस 315 और 315 को आपने दो हिस्सों में ब्रेक किया। 252,000। चसी क्या बोल रही है तू? अच्छा, नहीं सही है, तू सही कह रहा है, सही है। गुडविल में आ गया कंसिडरेशन ऑफ पेरेंट 1.5 मिलियन, फेयर वैल्यू एनसी आ गया 375 और ये कितना आ गया 1875,000 तो 15 में ऐड कर दिया ना 3 लाख। नेट एसेट्स 2 जी नहीं, ऐसा नहीं है ना। देखो सवाल क्या है मार्केट में, सुनना भाई, इनको ये मसला है कि अगर मैं ग्रॉसअप करके निकालूं तो 375 क्यों नहीं आता, ऐसा ही है भाई। सुनना इधर, जानी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वापस आएगी तो मैं जवाब दे दूंगा इसका। इधर ओए ओ इधर सुन ले 1 मिनट। वो सवाल उसका ये आया कि सर अगर मैं 15 लाख रुपए 1.5 मिलियन, तो ये जो फेयर वैल्यू एनसीए है ना, ये भी उसी दिन की है, सही है। अब ये कह रहे हैं कि सर मैं 1.5 मिलियन को ग्रॉसअप करूं तो इसको डिवाइड करो 1.5 को 80% से और मल्टीप्लाई बाय 20, 375 आ रहा है ना, आ रही है। मैं कह रहा हूं आगे जाके नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो बता रहा हूं। आप क्योंकि जब खरीदते हैं ना किसी कंपनी को, तो आप बाज़ औक़ात कंट्रोल प्रीमियम पे करते हो।
कंट्रोल प्रीमियम का मतलब है तो अगर शेयर की प्राइस 25 रुपए चल रही है ना, तो हो सकता है उसके लिए 31 भी पे करो, तो कि यू कैन नॉट कंपेयर योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू विद द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। सही है, उसमें ये फर्क आता है। बाज औकात कंट्रोल प्रीमियम नहीं होगा तो वो एग्जैक्ट मैच कर जाएगा। जब कंट्रोल प्रीमियम नहीं होगा तो एग्जैक्ट मैच करेगा, पर जब मैच नहीं करेगा ना, तो आपने फिर ये मेक श्योर करना है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट में कुछ कंट्रोल प्रीमियम भी होगा, यानी आपने शेयर प्राइस से भी ज्यादा पैसे दिए होंगे, तो इसलिए वो कभी भी मैच नहीं करेगा। तो उस पर आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई अगर नहीं दी हुई हो, बोले गॉसिप करके निकालो, तो फिर कर लेना, अदरवाइज दी हुई है तो वो यूज कर लेना। क्लियर है? शेयर प्राइस से निकाल लेना, और आपकी शेयर प्राइस के हिसाब से आपकी वैल्यू फिर भी ज्यादा बन रही होगी, क्योंकि आपने क्या दिया होगा, कंट्रोल प्रीमियम, यानी कंट्रोल को हासिल करने के लिए प्रीमियम। सही है, चलो ओके। अब आप मुझे बताएं कि गुडविल आ गई, अब गुडविल के बाद एनसीआई। अच्छा, एनसीआई को उसके शेयर पे क्रिएट करें, फेयर वैल्यू पे, तो सर आपने कहा 375,000, पोस्ट एक्विजिशन आ गया यही है। अच्छा, ग्रुप रिजर्व, रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट 2060,000। पहले तो पोस्ट एक्विजिशन आएगा ना 252,000, और आपने कहा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री। अच्छा, 50 की चीज 80 में बेची है तो 30 का प्रॉफिट, और आपको कैसे पता पूरा नहीं बिका? 100% गुड आर स्टिल अनसोल्ड, और लिखा हुआ है 100% ऑफ द अमाउंट स्टिल नॉट सेटल्ड। तो रिसीवेबल पेएबल से 50 माइनस करोगे या 80? 80। रिसीवेबल पेएबल प्रॉफिट के साथ होता है, तो रिसीवेबल से भी 80 जाएगा, पेएबल से भी 80 जाएगा। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? 50 नहीं माइनस होगा। देखो यहां पे लिखा हुआ है कि 50 की चीज किस में बेची है, तो मेरी एग्जांपल में 100 की चीज जब 150 में बेची थी, उसमें 50 का प्रॉफिट था ना, तो रिसीवेबल तो प्रॉफिट के साथ होता है ना, तो रिसीवेबल को 100 से नहीं हटाएंगे बल्कि 150 से हटाएंगे, और यहाँ पे रिसीवेबल को 50 से नहीं हटाएंगे बल्कि 80 से हटाएंगे। क्लियर है? देखो ये वजह थी कि एक बेसिक एग्जांपल देने के बाद एक सवाल करा देना, ताकि सारे शको शुबा दूर हो जाए ना। अब मैं 5-10 एडजस्टमेंट आपको कराऊँ और फिर सवाल भी उतारूँ, तुम तो बावले हो जाओगे कि हैंडल कैसे करें। तो पहले आपने एक एक करके वो हैंडल करना सीख लो, 2-3 पे हाथ सेट हो गया तो फिर हम एक साथ जा सकते हैं। क्लियर है? चलें, अब मुझे बताओ कि भाई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो मैंने कितना माइनस किया, इसका दूसरा इंपैक्ट क्या आएगा? इन्वेंट्री में। क्लियर है? और बाकी रिसीवेबल पेएबल आएगा, वो अपना अलग है। ये कितना आ गया जानी? 22,82,000। चलें, अब हम आएंगे भाई बैलेंस शीट पे। अगर हम आ जाएं सबसे पहले बिल्डिंग, तो बिल्डिंग 225, 350, और ये 7, यही है। अच्छा, इक्विपमेंट अगर आप दोनों ऐड करें, ओके, ये आ गया 540 आ गया। गुडविल भी लिख दें, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी आपकी 450 की। अच्छा हाँ, गेम तो यहाँ है, इन्वेंट्री में 650, 450 ऐड किया तो 650 तो 450 कितना बनता है? 11 में से 30 माइनस कर दो, किसी से भी कर लो, इनडिफरेंट है ना। देखो नहीं, मसला ये नहीं है। देखो इन्वेंट्री तो ग्रुप की है ना, अब ये फर्क नहीं रखना, प्रॉफिट में फर्क रखा करो किसका प्रॉफिट है। इन्वेंट्री तो दोनों की मिला के है ना, वो ओवर स्टेट कहीं से भी माइनस कर दो, बात तो एक ही है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना, सिर्फ ख्याल किस में रखना है? प्रॉफिट में। चलें ओके, तो सर ऊपर आपने जब एसेट कम कर दिया तो नीचे प्रॉफिट भी कम हो चुका है ना, तो ग्रुप रिजर्व में ऑलरेडी एडजस्टेड है, आपकी बैलेंस शीट टैली होनी ही होनी है। चलें, अब हमने कहा कि भाई रिसीवेबल, एक मिनट रुकिएगा, हेलो, मेरे पास होगा वरना घर पे ही होगा, मैं देख लेता हूँ, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, मैं देख लेता हूँ ना, होगा कहीं ना कहीं रखा हुआ होगा।
मैं क्लास में हूँ ना, मैं को कॉल करता हूँ। ओके अच्छा भाई, रिसीवेबल आपका मेरे ख्याल से एडजस्ट होगा, यानी 220 में 230 ऐड करो और 80 माइनस कर दो, 370 और अदर एसेट्स। और वो कस्टमर लेस आएगी 90,000, 105,000। 1,05,000। और अच्छा एक काम ये करते हैं ना, ये गुडविल को मैं हटा रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा बस, इंटेंजिबल कर रहा हूँ। यस तो हमने यहाँ पे जो इंटेंजिबल है ना 290 कर दिया, क्योंकि अच्छा वैसे पीपी भी एक ही दिखाना चाहिए, क्योंकि ब्रेकअप तो नोट्स में आता है ना, तो आप वैसे आगे जाके प्रेजेंटेशन का ख्याल रखेंगे, अभी तो हम बैलेंस शीट टैली कर रहे हैं ना, तो पीपी को एक दिखा देना, इंटेंजिबल को एक दिखा देना, क्योंकि उसके तो नोट्स आते हैं पीछे। आपने तो FAR 1 में सीखा हुआ यार कि पीपी की जो पीछे चुरंगी आती है वो तो नोट्स में आती है ना, यहाँ पे तो सीधा सीधा 1 नंबर आएगा, तो वैसे ख्याल रख लेना, सही है। अच्छा अब मुझे बताएं इन सब का टोटल 3720, यही है, ग्रुप की असल मालियत ये है। अच्छा अब हमने कहा 5 लाख आ गया, ग्रुप रिजर्व आपके पास आ गया 2282,000, इसमें सब एडजस्टेड है, 438 आ गया, 5 लाख आ रहा है, 3720,000 मैं चाहिए। अच्छा ये तो मैंने आपको वो सिखाया अभी कि 100% माल नहीं बिका। अब आप हेडिंग डाल लें अपने पास, इफ सम इन्वेंट्री नॉट सोल्ड, यानी कुछ बिक गई कुछ नहीं बिकी, तो क्या करना है, क्लियर है, कर लियो ना बाद में, सही है, कॉन्सेप्ट बना रह जाएगा। तो हमने कहा ये हम आ गए केस 2 पे, हमने कहा सम इन्वेंट्री सोल्ड आउट ऑफ द ग्रुप, यानी पहले तो कुछ भी नहीं बिकी थी, अब कुछ बिक गई है, सही है। अब उसी एग्जाम्पल में आप अपने हिसाब से बताइएगा कितनी बेचें, तो हिसाब किताब बैठा देंगे उस पर, सही है। आ जाओ वापस से वही डब्बा बनाते हैं। हाँ भाई ग्रुप में आई कितने की थी, अच्छा इसको हम ये कह सकते हैं कि ये है अल्टीमेट कॉस्ट, जितने पे ग्रुप में आया था, और फिर ये देखते हैं कि ये कितने पे जाएगा, अभी तो उधर तक आते हैं हम। अच्छा फिर आपने कहा भाई वही 2 एंटिटीज, पेरेंट और सब्सिडरी। हमने कहा सर यहाँ पे हमने लिख दिया सेल्स थी 150 की और COGS थी 100 की, तो प्रॉफिट आ गया था हमारे पास कितने का, 50 का, सही है, ये हिसाब किताब था। अच्छा अब हमने यहाँ पे पेरेंट एंटिटी की एंट्रीज भी बनाई थी हमने, कि हमने इन्वेंट्री परचेज की थी, कैश को क्रेडिट किया था 100 रुपये से, फिर हमने यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट किया था, ये इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट है, ये आ गया था 150। अच्छा फिर आपने एक एंट्री बनाई थी COGS टू इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से, अच्छा ये बात तो आप मानते हो ना कि आपने अभी ये 50 का प्रॉफिट कमा लिया है सब्सिडरी से, और ये जाके कहाँ चिपक जाएगा, सब्सिडरी की इन्वेंट्री में, ऐसा ही है। हाई लेवल बात होगी, फोकस बनाए रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमारी
सब्सिडरी है वो एक काम करेगी, वो ये करेगी कि इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेगी और ट्रेड पेबल को क्रिएट कर देगी 150 से। वी नो द फैक्ट कि ये 50 उस 150 में शामिल है। अच्छा, अब जरा हाई लेवल बात करते हैं, नहीं पे को तो हाथ के हाथ पूछ लेना। अभी मेरा पता नहीं क्यों ये मानना है कि जैसे जैसे ये इन्वेंट्री बेचता रहेगा ना, वैसे वैसे वो 50 रियलाइज होता रहेगा। वापस से देखो, ये 50 उसकी इन्वेंट्री में तब तक मौजूद है जब तक वो बिक नहीं जाती, तो तब तक ओवर स्टेटमेंट मौजूद है। एक हाई लेवल बात समझ आती है कि मेरा 50 उसकी इन्वेंट्री में जब तक इंक्लूडेड है तब तक ओवर स्टेटमेंट बरकरार है। अच्छा, जैसे जैसे ये इन्वेंट्री बिकने लगेगी वैसे वैसे ये 50 रियलाइज। देखो, मुझे 100 से तो मसला ही नहीं था, मुझे 100 से तो मसला ही नहीं था, मुझे मसला तो इसके अंदर छुपे हुए 50 से। क्योंकि व्हेन यू आर सेइंग यू आर अ सिंगल एंटिटी, तो एक अल्टीमेट मालिक को ये बताओ ना कि जब कमा लिया तो इसका प्रॉफिट पेरेंट का सब्सिडी की इन्वेंट्री में जब तक फंसा हुआ है तब तक हम कह रहे हैं कि ये अनरियलाइज है। जितनी इन्वेंट्री बिकती रहेगी प्रॉफिट रियलाइज होता रहेगा। एग्रीड है? एक हाई लेवल बात हो गई। ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, बात समझ आती है? जल्दी बता दो। सही है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि जितनी इन्वेंट्री सेल होगी उतना प्रॉफिट रियलाइज होगा। यह भी मैं आपको नंबर से भी प्रूफ करके दिखाऊंगा। सही है, अभी देखते हैं इधर। अच्छा, अब हमने कहा कि यार हुआ ये कि कितने परसेंट बेचें, खुद बता दो। 60 60 50 70। चलो भाई, 70% सोल्ड बाय सब्सिडरी। अच्छा, सब्सिडरी का हमने लिखा सब्सिडरी चार्जेस %50 मार्कअप, ऐसा ही है। सब्सिडरी अपना भी 50% रख के बेचती है। अच्छा, तो यानी जो उसने पेरेंट से लिया था वो उसकी कॉस्ट है, अब इसके ऊपर वो मार्कअप लगा के आगे से रिकवर करेगी। यानी वो भी रिकवर करेगी जो ग्रुप में फंसा हुआ है और अपना भी रिकवर करेगी। हमें मसला किससे था? जो ग्रुप में फंसा हुआ है। अपना तो रिकवर करे, वो तो है ही टॉप नॉच ना, वो तो चाहिए ही चाहिए। हमें ये 50 की रिकवरी का मसला फंसा हुआ है कि ये कब रिकवर होगा। एग्रीड है? चलें, अब हुआ ये कि सब्सिडरी ने इस 150 का 70% लिया, वो कितना आता है? 105, और इस पे कर दिया 1.5, 157.5। ये 157.5 जो है ना सब्सिडरी की सेलिंग प्राइस है, ऐसा ही है। तो उसने कैश को किया डेबिट, 157.5 डन। अच्छा, तो ये तो उसने अपने हिसाब से तो सही बनाई है ना, दोनों अपनी अपनी अकाउंटिंग करेंगे। और यहां पे COGS जितने भी इसकी किताबों में था, यहां तक अलाइनमेंट है, इधर उधर नहीं हो रहे। समझ आ रही है बात? क्लियर है? ओके, अब सुने। अब यहां पे मैं आ गया, इसने सेल बुक की हुई कितने की भाई? 157.5। सही किया हुआ है? कितना आता है ये? 52 पॉइंट। अच्छा, अब जरा मैं इन दोनों को अगर ऐड करूं तो 102.5 अभी प्रॉफिट बुक हुआ है। कहां बुक हुआ है? ग्रुप में। इसको हम कहते हैं अनएडजस्टेड प्रॉफिट। क्या कहते हैं? ये ग्रुप में अनएडजस्टेड प्रॉफिट बुक हुआ है। यहां तक अलाइंड है, ये दोनों ने अपनी अपनी अकाउंटिंग की हुई है। अब जरा सोचते हैं कि अगर ग्रुप से बाहर ये चीज गई है, वो कितने पे गई है?
यही है, अल्लाह की कसम यही है, 157.5 पे ही गई है। अच्छा, अब अगर मैं ग्रुप असेसमेंट करूं, बात समझिएगा, ये बड़ी अहम बात है, दो तरीके से सिखाऊंगा ये। ग्रुप असेसमेंट, ग्रुप की सेल्स कितनी है? यही है, ग्रुप की सेल्स यही है, ग्रुप के बाहर जितने पे गया है। अच्छा, और ग्रुप की COGS जो है ना, वो ये होनी चाहिए, क्या कहते हो भाई? तुम एक एंटिटी मानते हो ना, तो ये सेल कितने % गुड्स की है? तो कॉस्ट भी अल्टीमेट रखो ना 70% की, ये कितना आ गया? 87.5। अभी देखो, एक यहां पे जादू है, इधर प्लीज फोकस के साथ, ये सिखाना है इसलिए कह रहा हूं। ग्रुप का प्रॉफिट रिकॉर्ड कितना होना चाहिए अगर तुम ग्रुप अकाउंटिंग करो? भाई तुम एक ही चीज मानते हो ना, तो जितने का आया जितने का गया उसका प्रॉफिट देखो ना। एग्रीड है? पक्की बात है। ऑनलाइन में तो यहां तक कंफर्मेशन दो तो आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि इससे मैं कनेक्ट करूंगा डॉट्स सारे। 87.5 का प्रॉफिट होना चाहिए ग्रुप का। असल में कितना रिकॉर्ड हुआ है? अच्छा, और अगर मैं इसको ऑल टुगेदर यहां पे इससे कंपेयर करूं, तो आप क्या कह सकते हैं कि 15 रुपए से प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है, ऐसा है? अच्छा, 15 रुपए से प्रॉफिट ओवर स्टेटेड। ऑनलाइन वालों प्लीज खुदा के वास्ते, तुम्हें तुम्हारी मां की कसम में लिखो जल्दी से, ये है या नहीं है? 15 रुपए से प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है, जल्दी बताओ। ओके, अब आगे सुनो। सर कितनी लंबी की कॉन्सेप्ट समझ आया पहले? अच्छा, मैं सिंपल एक बात कह रहा हूं, मेरा प्रॉफिट उसकी इन्वेंट्री में कितना % छुपा हुआ था पहले? 100%। इसका आप सिंपल 30% लें, सीधा आंसर आ गया। देखो भाई, लॉजिकल बात है ना यार, इतनी लंबी करूं मैं, डब्बे बनाऊं, उसने कितने का बेचा तो उसने ये क्या किया? सिंपल रखो ना, आपका प्रॉफिट उसकी इन्वेंट्री में जब तक मौजूद है तब तक वो ओवर स्टेटेड है, ऐसा है ना? आप सिंपल सोचे ना कि यार उसने अपनी इन्वेंट्री का 70% बेच दिया तो कितना रह गया? तो 30% में जो 100 ओरिजिनल था, मुझे उससे पंचायत ही नहीं थी, पंचायत थी ऊपर के 50 पे। तो हम सिंपल ये करें आज के बाद कि मैं पहले इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट निकालूं, वो 50 है, उस पे अनसोल्ड स्टॉक की परसेंटेज लगा दूं उस पे, तो मुझे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मिल जाएगा। यहां तक साथ है? देखो, ये पूरा मैकेनिज्म तुम्हें नहीं समझा था ना, तुम्हें कभी समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है, पर पहले मैंने तुम्हें प्रूफ किया। अच्छा, अगर मैं 15 रुपए से प्रॉफिट को रिवर्स कर दूं, तो 102.5 में से 15 माइनस करूंगा तो 87.5 पे पहुंच जाऊंगा। यही है, होना भी यही चाहिए। तो एग्जाम में जो मुसीबत होती है कंसोलिडेशन में बच्चों को, इसलिए तो होती है, लंबी कर रहे हैं, बना रहे हैं। भाई तुम सिंपल करो ना यार, शॉर्टकट है। 50 का 30%, 15। क्लियर है? पहले बताओ, पहला लॉजिक समझ आता है? पक्की बात है ऑनलाइन में, जल्दी बताओ बात समझ आती है? ये पूरा मैकेनिज्म तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हें समझ आएगा पेपर में क्या करना है। यानी सिंपल, आज के बाद अगर आपको लिखा हुआ देखिए, पेरेंट ने सब्सिडी को गुड्स बेचे और सब्सिडी को इतने मार्कअप पे बेचे, पहले आपस का प्रॉफिट निकाल लो। आपस का प्रॉफिट कितना है? 50। सर जो बाहर से उसने कमाया वो तो कमाया है ना, वो तो मैं मानता हूं, वैसे ही मानता हूं। फड्डा किस पे? जो नहीं कमाया। तो नहीं भी पूरा नहीं कमाया या कुछ कमा लिया? तो जो कमाया नहीं है वो है जो नहीं बिका, तो सिंपल उसमें से वो हिस्सा अलग कर लिया। अब पेपर में ज्यादा टाइम है तो लेट गए, ये कर लेना आराम से, डब्बे बनाना, टकाटक आंसर आएंगे। आंसर फिर भी किस पे पहुंचोगे? 15 पे। अभी मैं इसकी पूरी विजुअलाइजेशन करके बताता हूं कि तुम्हें चीजें मिलेंगी कैसे। आओ इधर। हमने कहा सर अगर मैं वैसे, जैसे अभी मैंने तुम्हें सिखाया था कि तुम्हें मैं यहां पे अकाउंट्स दूं, तो कितनी कंपनीज हैं? पेरेंट। और मैं आपसे पूछता हूं, आपको इन्वेंट्री मिलेगी, या तो जीरो होगी, तो कोई और होगी तो होगी उससे रिलेटेड जीरो होगी। सही है? अच्छा, यानी हंजिला ये कह रहे हैं कि इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट निकालो और अनसोल्ड स्टॉक की परसेंटेज लगा दो तो ओवर स्टेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। सही बात है?
भाई हंसला ये कह रही है ना कि इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट निकालो, जो इस केस में क्या है 50, और उस पर क्या कर दिया अनसोल्ड स्टॉक की, तो यही तो वो है जो उसकी इन्वेंट्री में अभी भी बाकी है, जो कि रियलाइज, जो रियलाइज हो गया वो तो बिक के जेब में आ गया, सिंपल इज दैट। क्लियर है? आगे सुने, मुझे बताते हो इसकी किताबों में 150 में से अगर आप 105 माइनस करें तो ये वो तुम्हें देगा, ये हुआ हो चुका होगा ना, तुम्हें बैक ऑफ द माइंड में नॉलेज होनी चाहिए कि ये हो चुका है। अच्छा, अब आपने कहा कि सर हम यहां पे आ गए ट्रेड, यहां पे आ जाएगा 150, यहां पे कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, रिटेन अर्निंग नहीं, रिटेन अर्निंग ग्रुप रिजर्व यहां नहीं आएगा, और इसका आ रहा होगा, एक चीज की तस्वीर कराता हूं, तुम्हें नहीं समझ आ जाए तो मैं बोलूंगा क्या ही बात है। सब्सिडरी के रिटेन अर्निंग में 52.5 होगा, और तुम्हारे पास कितना है, तो तुम पोस्ट एक्विजिशन से लेके आओगे तो कुल मिला के कितना बन जाएगा 102। देखो यही तो पिक्चराइजेशन है जो तुम्हें पता। देखो मेरे को अकाउंटिंग सिर्फ सिखानी है तो मैं बोलूँ ये कर लेना आ जाएगा, पर तुम्हें पूरा मैपिंग सिखा दूं कौन सी चीज कहां से आ रही है। इसके लिए मैंने कहा था मेरे हुक्म का एक क्या सुने, मैं ये कह रहा हूं कि 102 कैसे बनेगा, उसके पोस्ट एक्विजिशन से आएगा, तुम्हारे रिटेन अर्निंग से आएगा, कुल मिला के 102.5 बन गया। ओ भाई अब मैं आपसे पूछता हूं, इस 102.5 में क्या पूरा 50 ओवर स्टेटेड है? क्योंकि बाकी तो रियलाइज हो गया ना, तो मुझे उसमें से कितना कटाना चाहिए? 15। अच्छा सर ये भी बात समझ आती है, पर अभी हमने ऐसे ही यहाँ पे नोट कर लिया, हमने कहा सर यहाँ पे आ गए ट्रेड पेबल पे, ये भी 100। अच्छा ये बात तो सीधी सीधी है ना कि ये दोनों तो कर जाएंगे, इस पे बात ही नहीं करते। मैं आपसे पूछता हूं ग्रुप के हिसाब से इन्वेंट्री कितने पे होनी चाहिए? कितने पे आ रही है? तो 15 पे ज्यादा क्यों है? यही तो कह रहा हूं, इसकी एंट्री पता है, आप मुझसे बेहतर बता सकते हैं। सर ग्रुप रिजर्व को डेबिट कर दें और स्टॉक को, इन्वेंट्री 15 से कम हो गई और ग्रुप रिजर्व भी कितने से कम हो जाएगा? क्योंकि जब आप ग्रुप रिजर्व बनाएंगे तो रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट कितना होगा पोस्ट एक्विजिशन? यही है। और अनरियलाइज प्रॉफिट कितना? 87 पॉइंट, और हमें पहुंचना भी किस पे था? ये याद था जानी? तो मैं कह रहा हूँ लंबी क्यों करें यार, सिंपल लॉजिक है। अच्छा चलो वाइस वर्सा होता, अगर सब्सिडी बेचता पेरेंट को तो बात वही आ जाती, फिर नेट एसेट से माइनस करते, तो पहले मतलब लॉजिक समझ आती है, पक्की बात है। देखो बड़ी मेहनत की है इस पे, एक भी चीज में मतलब कंफ्यूजन वाली नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना? एक और तरीका सिखाता हूँ, एक तो ये हो गया, एक और तरीका सिखाता हूँ, प्लीज फोकस के साथ। पहले ऑनलाइन मतलब यहाँ तक श्योरिटी दे दो, यहाँ तक क्लियर है? तू कुछ पूछ रहा था? हो गया ना? मैं तभी मैंने बोला मैंने बना दूं ना पहले कि ये होगा कैसे, तो पहले तुम्हें इन्फॉर्मेशन भी बता दी ना कैसे दी हुई होगी, अब उसको आगे देखा। अब आगे सुने, मैंने अभी क्या फॉर्मूला सिखाया था कि इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट पे अनसोल्ड स्टॉक की परसेंटेज लगा दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? यही सीखा अभी। अनसोल्ड स्टॉक कितना था? इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट कितना था? ये 15 आ गया। अब इसको अलग तरीके से देखते हैं। मैं अगर देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखो आपने ये खुद कंट्रोल करना है ना पे सवाल, मतलब मैं तो सिखा सकता हूं, अप्लाई आप करोगे। मैं अगर ऑल टुगेदर आपसे एक बात कहूं कि मैं आपको बोलूं कि पेरेंट ने जो सब्सिडरी को इन्वेंट्री बेची है ना, वो इतने की पड़ी हुई है, वो यानी पेरेंट ने जो सब्सिडरी को इन्वेंट्री बेची उसमें से 45 का माल मौजूद है। क्या ख्याल है? यही है ना? ये अनसोल्ड स्टॉक है। ये क्या है? तो मुझे ये भी तो पता है ना इसी के अंदर मेरा प्रॉफिट छुपा हुआ है। कितना आता है?
क्लियर है? देखो ये उलट तरीका हो गया ना, मैं दो बातें करूं, या तो मैं वो प्रॉफिट निकाल लूं जो पूरा प्रॉफिट था, उस पे अनसोल्ड स्टॉक की परसेंटेज चिपकाऊं तो अनरियलाइज आ जाएगा, या तो मैं सिंपल एक काम करूं, अनसोल्ड स्टॉक ही उठा लूं और उसमें से प्रॉफिट अलग कर लूं। बात तो यही है ना। देखो वापस से, या तो मैं पूरा प्रॉफिट उठाऊं जो आपस का कमाया हुआ है, क्योंकि आपको याद है ना कि पेरेंट एंटिटी 50% के मार्कअप पे बेच रहा है, तो मुझे पता है ना कि उसकी किताब में जो इन्वेंट्री मौजूद है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे है, तो मेरा मसला किस पे? अनसोल्ड पे। तो अनसोल्ड स्टॉक में से प्रॉफिट को अलग कर लो, बात एक ही है। यानी यूं करें, या तो मैं अपना आपस का प्रॉफिट उठाऊं पूरा प्रॉफिट, उस पे अनसोल्ड स्टॉक की मुझे अनरियलाइज मिल जाएगा, या तो अनसोल्ड स्टॉक उठा लूं उसमें से प्रॉफिट अलग कर लूं, बात एक ही है। तो पहले बताओ ये बात याद रहेगी? यानी कहने का मतलब ये है कि उस कंपनी का पूरा इन्वेंट्री नहीं उठा लेना, उस कंपनी की वो इन्वेंट्री उठाना जो मेरी बेची हुई पड़ी हुई है, कॉस्ट पे या सेल्स प्राइस पे। उसकी बुक्स में तो मेरी तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है ना, उसकी कॉस्ट है। क्लियर है भाई? पहले बताओ तुम्हारे लेवल पे आके तुम्हें समझ आ गई बात? सही है, कॉम्प्लेक्स तो नहीं था ना, समझ आ गया? चले ऑनलाइन में तो प्लीज बता दो बात समझ आती है। तो इसी के साथ साथ ये अगला सवाल यहाँ पे मैंने चिपकाया हुआ है, होमवर्क ये करके आना। क्लियर है? चलो मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।